फ्रेंड्स, आज मैं आपको नया विवाह कहानी का दूसरा पार्ट सुनाने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको अगली कहानी कौन सी सुननी है। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। कई महीनों तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयत्न करके लाला जी ने समझ लिया कि इसकी पैदाइश की मुहर्रमी है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम कमाने के बाद वे उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की वाणिज्यिक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं है या साफ आवाज नहीं निकलती, तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला गया था और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गंवार था, बिल्कुल झंगड़ उजड़ू, कोई बात ही ना समझता था। जितने फुलके बनाता उतनी तरह के। हाँ, एक बात समान थी, सब बीच में मोटे होते, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना तेज कि नींबू का शौकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस डपोर शंख को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भर भर कर कहता, बहू जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दें बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे, मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ। क्यों? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया न गया। मसाले में कचाधा आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो मैं जब यहाँ बैठी रहूँ तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती हैं तब मेरी अक्ल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भूली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी, पर वह इस तरह निकली पड़ती थी जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ, वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी को रोककर पूछा, क्यों रोते क्यों हो? यह ना पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशय कुछ तो समझ गई, पर न समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या करूँगा बहू जी, यहाँ कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूँगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कहीं कोई दाग ना पड़ जाए। तो क्या? आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से सरसी ले लेनी चाहिए। दूर रहो, फुअर तो तुम हो ही, कहीं पतीली पाँव पर गिरा ली तो महीनों झीकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? मुंह क्यों लटक गया सरकार का? जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना भी घुड़के, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर न गिर पड़े तो क्या होगा? हाथ ही तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से छूट पड़े तो? लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ। तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुआं धक्कड़ में क्यों हलाकान होती हो? इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं दूसरा आदमी रख लूँगा। महाराजों की कमी नहीं, आखिर कब तक कोई रियायत करे? गधा को जरा भी तमीज नहीं आई। सुनता है जुगल, लिख दे,
आज अपने बाप को चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा गमले कैसे देखने आती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है? तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाएं। कहती तो हूँ रोटियां बेलकर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो। आप तो ख्वामख्वाह जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गई। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब ना दिया था, और यह केवल रुखाई ना थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे स्वर में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता? जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूं तो दादा को हिसाब क्या दूंगा? अरे पागल, मैं हिसाब में नहीं देने कहती, मुझसे ले जाना। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा। खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तो? तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा, बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में रूखी सूखी रोटियां खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहाँ भी यदि रूखी रोटियां मिलें तो दावत क्यों जाए? यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने, पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा, तब तो आपकी याद आवेगी। सड़ियल कपड़े पहनकर तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूं तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने हैं, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तुमने अपने आप अच्छी रोटियां नहीं पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़ी प्रसन्न से लाला जी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी, बातों में भी जैसी शक्कर घुली हुई थी। लाला जी का सारा खिस्यापन मिट गया था। उसने गमलों को मुग्ध आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी, तब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह! इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, शेष मैं बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी न छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़े लालचिन हो तुम। लालचिन ही सही, मैं आपको एक भी न दूंगी। 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें एक भी न मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में जोत आ गई। समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ ना कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार के आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी आज खिल गई थी। लाला जी पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें, देखें कि वह कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की कि वे आंखें खोलकर देखें कि डंगामल कितनी सुखी है। डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आए, बड़ी मजेदार हवा चल रही है।
आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी उसे रसोई में जाना था। वहाँ से कहीं बाहर 1 बजे फुर्सत मिलेगी, फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे। सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में न जाने दूंगा। महाराज के किए कुछ ना होगा। तो आज उसकी सामत भी आ जाएगी। ताकि मुख पर से वह प्रफुल्लता जाती रही। मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेटकर बोली, आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता था सेठ जी। सेठ जी घबरा उठे। यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने लगा। रह रह कर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे। अब वे गोलियां रंग ला रही हैं। राजवैद्य जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझकर इनका सेवन कीजिएगा, क्यों ना हो। खानदानी वैद्य है। इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे। पुराने और परीक्षित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ही ये दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा नहीं तो वैद्य जी से दवा मंगवाता। मैंने समझा था आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं है? सेठ जी ने आशा की आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ, तुम्हें हंसी सूझती है। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुंसत्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का टंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ जाता? जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेष में टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचे दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया है, और इतनी जल्दी। पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग ठोंक कर बोले, भाई, मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है। कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी न दिखाई। सेठ जी यहाँ से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुँचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा सोहदा था। मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाहें छिल गईं। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझती है। जरा भी आदमियत तुम में नहीं है। मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल लगी की क्या बात है? वे हैं कमसीन कोमलांगी, आप ठहरे पुराने लठैत, दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात ना निकले तो मुझे मुड़ा लूँ। सेठ जी की आंखें जगमगा उठी। मन के यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी ना जाने कैसे बाकी हो गई। आकृति से पाकपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा कीजिए। आज मैं आपको चूल्हे के पास न जाने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों? आज यह नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है। जरा सुनो क्या बात है। मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज ना हो जाएं। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज ना होंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उन्हें बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, एक नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह कंपित हो गई। मुझे नजर लगा दोगी जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या करते हो? दिखाई नहीं देते। सरकार रहते हैं इसीलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है। देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। हो गई। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे हो। सरकार है बड़े गुस्सेवार।
2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो, खबरदार जवान संभाल कर बात किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह जीना आवरण उनके मनोरहस्य को छिपा ना सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकला पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह बंद कर ले। यहाँ यूँ सभी कहते हैं, मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या तो खुद जहर खाकर मर जाऊं, उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसके हृदय वीणा के तारों पर मिजराव की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल गई। उसने कहा, भाग भी तो कोई वस्तु है, ऐसा भाग जाए भाड़ में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूँगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह सब काम माँ का है। बीवी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज़ आई। न जाने कैसे आशा के सिर का आंचल खिसक कर कंधों पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल खींचकर सिर पर कर लिया और यह कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला भोजन करके चले जाएं, तब आना। ये थी आज की कहानी। तो कैसी लगी कहानी कमेंट कीजिए और बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और कौन सी कहानी आगे सुनना चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगली एक और नई कहानी में।